सदस्य पर पड़ता है। एक समय था जब इलाज में लोगों को घर, जमीनें, गहने सब बिक जाते थे। गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च सुनकर ही गरीब की आत्मा कांप जाती थी। बुजुर्ग मां सोचती थी कि अपना इलाज कराऊं या नाती पोते की पढ़ाई। बुजुर्ग पिता सोचता था अपना इलाज कराऊं या घर के खर्च देखूं। इसलिए गरीब परिवार के बड़े बुजुर्गों को बस एक ही रास्ता दिखाई देता था, चुपचाप तकलीफ सहो, दर्द बर्दाश्त करो, चुपचाप मृत्यु का इंतजार करो। पैसे की कमी की वजह से इलाज ना करा पाने की वो बेबसी, वो बेचारगी गरीब को तोड़कर रख देती थी। मैं अपने गरीब भाई बहनों को इस बेबसी में नहीं देख सकता था। इसलिए ही उस संवेदना में से, उस दर्द में से, उस पीड़ा में से मेरे देशवासियों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव में से आयुष्मान भारत योजना ने जन्म लिया है। सरकार ने तय किया कि गरीब के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। आज मुझे संतोष है कि देश में लगभग 4 करोड़ गरीबों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। ये 4 करोड़ गरीब अस्पताल में भर्ती हुए, इनमें से कुछ तो अलग अलग बीमारियों के लिए कई बार भर्ती हुए, अपनी बीमारी का इलाज कराया और इन्हें एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। अगर आयुष्मान योजना न होती तो इन गरीबों को करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए अपनी जेब से देने होते। मैं अक्सर देश के अलग अलग राज्यों में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से मिलता हूं, उनसे सुख दुख की बातें सुनता हूं, उनका अनुभव सुनता हूं। और बात करते हुए उनकी आंखों में से जो खुशी के आंसू छलकते हैं, वो आयुष्मान योजना से जुड़े हर व्यक्ति के लिए, हर डॉक्टर के लिए, हर पैरामेडिकल स्टाफ के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होते। इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं हो सकता। आप विश्वास करिए, लोगों को ऐसे संकट से उबारने वाली योजना पहले कभी नहीं बनी। और आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि आयुष्मान योजना का विस्तार हो रहा है। देश के हर बुजुर्ग की नजर इस कार्यक्रम पर है। चुनाव के समय मैंने गारंटी दी थी कि तीसरे कार्यकाल में 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। आज धन्वंतरी जयंती पर
ये गारंटी पूरी हो रही है। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि देश के हर बुजुर्ग जिनकी आयु 70 वर्ष के ऊपर है, उनको जल्द से जल्द आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिले। और ये ऐसी योजना है जिसमें आय की कोई पाबंदी नहीं। गरीब हो, मध्यम वर्ग का परिवार हो, उच्च वर्ग का परिवार हो, हर कोई इसका लाभार्थी बन सकता है। जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है, इस देश का नागरिक, वो इसका लाभ अगर 70 साल से ज्यादा उम्र है ले सकता है। हर बुजुर्ग चिंता से मुक्त हो, वो स्वस्थ जीवन जिए, स्वाभिमान के साथ जीवन जिए। ये योजना इसके लिए मील का पत्थर साबित होगी। घर के बुजुर्ग के पास आयुष्मान वय वंदना कार्ड होगा तो परिवार के खर्चे भी कम होंगे, उनकी चिंता भी कम होगी। मैं इस योजना के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मैं भी यहां से प्रणाम करते हुए वय वंदना करता हूं। लेकिन साथ साथ मैं दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण, दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती है। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं, मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है, पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है। और मेरे लिए ये राजनीतिक पहलू से मैं बोल नहीं रहा हूं, भीतर एक दर्द होता है कि जिस दिल्ली से मैं बोल रहा हूं, दिल्ली के भी बुजुर्ग मेरी बात सुनते होंगे। मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। साथियों, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, सभी बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती है।
और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं, मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है, पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है। और मेरे लिए ये राजनीतिक पहलू से मैं बोल नहीं रहा हूं, भीतर एक दर्द होता है कि जिस दिल्ली से मैं बोल रहा हूं, दिल्ली के भी बुजुर्ग मेरी बात सुनते होंगे। मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। साथियों, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, सभी के लिए इलाज का खर्च कम से कम हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। आज देश भर में 14,000 से ज्यादा पीएम जन औषधि केंद्र इस बात के साक्षी हैं कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है। जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट पर दवाइयां मिलती है। अगर ये जन औषधि केंद्र ना होते तो गरीबों को, मध्यम वर्ग को अब तक जो दवाइयां बिकी है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि 30,000 करोड़ रुपया उनका दवाइयों के लिए ज्यादा खर्च हुआ होता, उनके 30,000 करोड़ रुपए बचे, क्योंकि जन औषधि केंद्र से दवाई मिली, 80% डिस्काउंट में मिली। तो अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। चलिए इस खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि उपचुनाव से पहले पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा की घर वापसी हो गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी में देवेंद्र कटारा ने बीजेपी की सदस्यता ली। देवेंद्र कटारा की बीजेपी में वापसी से 84 विधानसभा सीट पर पार्टी को फायदा मिलेगा। वहीं कटारा डूंगरपुर से 2003 से 2008 तक विधायक रह चुके हैं। तो उपचुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ा है। पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा की घर वापसी हुई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आने वाले दिनों में उपचुनाव है राजस्थान में, और उससे पहले मदन राठौड़ ने देखिए पार्टी की सदस्यता जो है दिलाई है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में कटारा की ज्वाइनिंग हुई है, उसी की तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो उपचुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ा है। तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। मदन राठौड़ आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, जो कि बीजेपी की सदस्यता दिलाते हुए कटारा को दिख रहे हैं। डूंगरपुर से 2003 से 2008 बीजेपी के ही विधायक थे और एक बार फिर से बीजेपी का कुनबा बढ़ा है। कटारा की परिवार में पुनः, इस विराट परिवार में पुनः मुझे घर वापसी का अवसर मिला। मैंने उसको स्वीकार किया और आने वाले समय में उदयपुर संभाग में हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। हम अपने परिवार को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देना चाहते। हमारी कहीं भी इधर उधर कहीं भी पूंजी बिखरी हुई है तो हम सबको संगठित करके, संकलित करके, एक साथ लेकर के ही और पार्टी का काम करते हैं। अब हमारे और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झुंझुनू में उपचुनाव को लेकर के प्रत्याशियों के जनसंपर्क का दौर जारी है। इस बार उपचुनाव में एक बार फिर यमुना के पानी का मुद्दा जोरों पर है। भाजपा लगातार कांग्रेस पर परिवारवाद और यमुना जल के मुद्दे को हमलावर है। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू ने आपको बता दें कि कासिमपुरा में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया और कहा कि झुंझुनू में एक ही परिवार ने विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उन्होंने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। यमुना के पानी लाने के झूठे वादे कर लोकसभा और विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले केवल बातें करते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं किया। अब प्रदेश की भजनलाल सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में पीने के लिए यमुना का पानी आने से अब तक कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि पीने के साथ साथ सिंचाई के लिए भी पानी मिले।
लिए कर तकलीफ हो, लेकिन यमुना जल समझौते के अंदर जो पेयजल तो सरकार ने मुहैया कराने की करीब तैयारी कर ली है। मुझे अगर यहाँ से विधानसभा में भेजा तो सिंचाई का पानी भी हम लाएंगे। बाकी सिंचाई के अलावा जो भी जल से संबंधित बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सब तरह की जो भी हमारी विधानसभा की समस्या है उनको प्राथमिकता तय करते हुए सारे कार्य करेंगे। सड़कों पर घूमती गायों के लिए अब आवारा शब्द उपयोग नहीं होगा। अब राजकाज की भाषा में गौशालाओं और आमजन में सड़कों पर घूमते गौवंश के लिए बेसहारा या निराश्रित शब्द का प्रयोग करना होगा। गायों के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। उपचुनाव से पहले बड़ा दांव, गायों को मिला सहारा, अब कोई नहीं कहेगा आवारा। गोवंश के लिए आवारा शब्द नहीं लिखे, गौ हमारी माता है तो उनका सम्मानजनक शब्द लिखे, बेसहारा या निराश्रित लिखे। उपचुनाव से पहले भजनलाल सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है। सरकार ने गायों को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए आवारा और बेसहारा जैसे शब्दों के उपयोग पर रोक लगा दी है। अब गाय के लिए निराश्रित शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही सभी सरकारी आदेशों, दिशा निर्देशों, सूचना पत्र, परिपत्र और रिपोर्ट में आवारा शब्द की जगह निराश्रित गौवंश का उपयोग किया जाएगा। पशुपालन विभाग ने इस मामले में सभी जिला कलेक्टर्स और जिला स्तरीय गौपालन समिति को एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि गौवंश हमारी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किन्हीं कारणों से कुछ गौवंश निराश्रित या बेसहारा हो जाते हैं और उन्हें असहाय स्थिति में सड़कों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भटकना पड़ता है। इन गौवंश के लिए आवारा शब्द का इस्तेमाल अपमानजनक है, जो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के विपरीत है। अभी किसी भी सरकारी ऑफिस में आवारा शब्द, गोवंश के लिए आवारा शब्द नहीं लिखे और उनके लिए सम्मानजनक शब्द है, गौ हमारी माता है तो उनका सम्मानजनक शब्द लिखे, बेसहारा या निराश्रित लिखे। गौपालन मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गौवंश के लिए संवेदनशील है, तो वहीं गाय को राज्य माता के दर्जे पर बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने पहल की है, हम वहां से नियम मंगा रहे हैं। इसके बाद गाय को राज्य माता घोषित किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री स्तर से निर्णय किया जाएगा। राजमाता का दर्जा देना ये निश्चित रूप से महाराष्ट्र सरकार ने पहल की है, तो वहाँ से जैसे वो नियम किस तरह से उनके बने हैं इस संबंध में हमारा विभाग उनसे संपर्क में है और वहाँ से नियम मंगवा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने नियम बना करके वो घोषणा की है। तो निश्चित रूप से हम भी वहाँ से नियम मंगा करके उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पेश करेंगे और उनका जैसा भी आदेश होगा आगे निर्णय राजस्थान सरकार भी करेगी। इधर कांग्रेस ने बीजेपी के इस फैसले पर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी नाम बदलने में माहिर है, सड़कों के नाम बदल दो, संस्था के नाम बदल दो और गाय के नाम पर तो बस वोट ही लेते हैं। अरे ये नाम बदलने में माहिर हैं, आप सड़कों के नाम बदल दो, संस्थाओं के नाम बदल दो और गाय के नाम पर तो सिर्फ वोट ही लेते हैं ना। कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमेशा गौ सेवा को प्राथमिकता दी है और गाय की रक्षा संरक्षण, उनकी सुरक्षित रखना, ये काम सरकारें हमारी करती थी। आज इतने आवारा पशु घूम रहे हैं और ये सरकार सिर्फ गाय के नाम पर वोट लेना जानती है ना। बीजेपी की सरकार के समय जब गाय भूख से मर रही है तब बीजेपी अपनी फेस सेविंग के लिए ये कह रही है कि गायों को आप आवारा नहीं कह सकते, बेसहारा नहीं कह सकते, आप उसको निराश्रित कहिए। मतलब इसका मतलब सरकार का आसरा खत्म हो गया। सरकार को गायों को आसरा देना चाहिए। जो भाजपा की सरकार आसरा नहीं दे पा रही वो गायों को मरने के लिए छोड़ रही है और अब नाटक कर रही है कि पैसे नहीं दे रही, व्यवस्था नहीं कर रही। गायें रोज पकड़ रहे हैं जयपुर में। बहरहाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शब्द भर से गौवंश के हालात में तब्दीली हो जाएगी। राज्य सरकार अपने प्रयास कर रही है और कई लोग गौवंश की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद गौवंश के हालात हम सबके सामने हैं। न्यूज़ 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बरोड़ के निजी स्कूल सरकार के आदेश और शिक्षा विभाग के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने दीपावली की छुट्टियां घोषित कर दी है, लेकिन प्राइवेट स्कूल अभी भी खुले हुए हैं।
आपको बता दें कि कल सोमवार को सीबीओ ऑफिस के आरपी राकेश यादव और हंसराज यादव ने प्राइवेट स्कूलों का दौरा किया और यहां उन्हें आरपीएस स्कूल, राट इंटरनेशनल स्कूल और सेंट जेवियर स्कूल खुले हुए मिले, जिन्हें नोटिस जारी करते हुए स्कूलों की छुट्टियां करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद आज फिर से स्कूल चल रहे हैं। बाकायदा स्टाफ को बुलाने के साथ बच्चों को बुलाया जा रहा है। सन्स प्राइवेट सीबीएसई स्कूल संचालक सरकार और शिक्षा विभाग के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी बेपरवाह और लाचार बने हुए हैं। टीमें बना करके स्कूलों का निरीक्षण करवाया था तथा उसमें जो 3 विद्यालय खुले हुए पाए गए थे उनको नोटिस जारी किया गया था कि वो शिविर नियमों का पालना करें। आज फिर से ये सूचना मिली है, मैंने डीओ साहब से भी अभी बात की है, उनके निर्देश हैं कि उन विद्यालयों को छुट्टी के लिए करें। आज पुनः हम टीम भेज करके निरीक्षण करवा रहे हैं, जो विद्यालय खुले हुए मिलेंगे उनको शिविर के नियमों की पालना करने के लिए पाबंद किया जाएगा। चाकसू इलाके के केशवपुरा गांव में शव दफनाने की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई और मारपीट में 2 लोग को चोट भी आई है और एक घायल को जयपुर रेफर किया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग की इसमें मौत हो गई थी। समाज के लोग और परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे तो दूसरे पक्ष के लोग विरोध जताए। इसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। फिलहाल पुलिस समझाइश के प्रयास करने में जुटी हुई है। और सूरजगढ़ कस्बे में गंधक पोटाश से हुए विस्फोट में बच्चे की मौत के मामले के बाद परिजनों की ओर से थाने में परिवाद दिया गया है। परिवार में अवैध पटाखा और गंधक पोटाश बिक्री पर कार्रवाई की मांग की गई है और परिवार के पास सूरजगढ़ पुलिस भी हरकत में आई है। थानाधिकारी सुखदेव सिंह की अगुवाई में पटाखा दुकानदारों के लाइसेंस और दुकानों में सर्च की कार्रवाई शुरू कर दी गई। थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा सूरजगढ़ कस्बे में पटाखा बिक्री कर रहे दुकानदारों के लाइसेंस चेक किए। निर्धारित स्थान पर बिक्री नहीं करने पर पटाखा दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मृतक बच्चों को पोटाश की बिक्री करने वाले दुकानदारों की पहचान को लेकर सीसीटीवी कैमरे को खंगालना भी शुरू कर दिया। आपको ये भी बताते चले कि 13 वर्षीय हिमांशु की गंधक पोटाश विस्फोट से मौत हो गई थी। जो लाइसेंस प्राप्त किया है पटाखा बेचने का, उसके अंदर जो निर्धारित नॉर्म्स है उसके अनुसार उनकी पालना की जाए और लाइसेंस में जो निर्धारित जगह स्थान आपको दिया गया है, जिसमें जिस जगह पर आपको पटाखा बेचने के अधिकृत किया गया है उसी स्थानों पर पटाखा वितरण का कार्य करें, विक्रय का कार्य करें। और चलिए इसी के साथ ही खबर दोपहर में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़।